बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 जो है, इस चैप्टर नंबर 2 का ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। ये आपके सामने पर लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है ये क्या है, हम डाटे को क्यों प्रेजेंट करते हैं, इसको हम समझने से पहले, इसको देखने से पहले हम ज़रा डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो क्या थी? स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन ऑफ डाटा। देखिए, जो पिछला चैप्टर था हमने उसमें कलेक्शन ऑफ डाटा के मेथड्स पढ़े थे। आज हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करने जा रहे हैं। यानी कि वो जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन थी उसके जो 4 हिस्से थे, उन 4 हिस्सों में से आज दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कलेक्शन ऑफ डाटा के हवाले से पढ़ा था, जो है ना, उसको ब्रीफली हमने जो है वो डिस्कस किया था। तो आज हम जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, डाटा को प्रेजेंट करने का पर्पस क्या है? हम डाटे को क्यों प्रेजेंट करते हैं? डाटे को प्रेजेंट करने की रीज़न क्या है? देखिए, हमने डाटे के ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करनी है। हमने उसके ऊपर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल वर्क करना है। तो उस स्टैटिस्टिकल वर्क को करने से पहले हमें डाटे को प्रेजेंट करना पड़ता है, ताकि हमें डाटे की नेचर समझ आ जाए। जब डाटे की नेचर समझ आ जाएगी, फिर हम उस नेचर से रेलिवेंट जो टूल है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अब उस नेचर को समझने के लिए हमें डाटे को प्रेजेंट करना पड़ता है। ये देखें, आपके सामने डेफिनेशन लिखी भी हुई है, इसकी डिटेल के साथ जो है लिखा हुआ है, बिफोर अप्लाइंग एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑन द रॉ डाटा। आपके पास जो डाटा आप डाटा कलेक्ट करते हैं वो रॉ फॉर्म में होता है, वो रॉ फॉर्म में है। उसके ऊपर आपने कोई जो है ना उसको ना अरेंज किया है, ना कोई ग्राफ बनाया है, ना कोई आपने डायग्राम बनाया है, ना उसकी क्लासिफिकेशन की है। अभी रॉ फॉर्म के अंदर डाटा है जो आपने डाटा कलेक्ट किया है। उस रॉ डाटे को जो है ना, उस रॉ डाटे के ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करने से पहले वी मस्ट अरेंज एंड क्लासीफाई डाटा इन द सिस्टमेटिक फॉर्म सो दैट द स्टैटिस्टिकल वर्क बिकम सिंपल एंड ईजी। ठीक है जी, समझ आ गई? ताकि स्टैटिस्टिकल वर्क जो है उसको अप्लाई करना, स्टैटिस्टिकल टूल को अप्लाई करना सिंपल हो जाए, इजी हो जाए। जब तक आप स्टैटिस्टिकल टूल आपको समझ नहीं आएगी कि डाटे की नेचर क्या है, डाटे का पैटर्न क्या है, डाटे का बिहेवियर क्या है, तब तक आप उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टूल प्रॉपर अप्लाई नहीं कर सकते। अब डाटे को प्रेजेंट करने के 4 मेथड्स हैं, 4 मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं, जिनमें से सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। दूसरा जो है वो है टेबुलेशन ऑफ डाटा। थर्ड है डायग्रामेटिकल मेथड। फोर्थ है ग्राफिकल मेथड। ये 4 मेथड्स हैं जो डाटे को प्रेजेंट करने के लिए कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, क्या क्या है जी? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सेकंड मेथड इज़ टेबुलेशन ऑफ डाटा, थर्ड मेथड इज़ डायग्रामेटिकल मेथड, फोर्थ मेथड इज़ ग्राफिकल मेथड। These methods are used to present the data. मोस्ट कॉमन मेथड है जो है ना, इनके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन जो मोस्टली डाटे को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं यही मेथड्स हैं। आगे इनकी सब टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। देखें, डाटे को क्लासीफाई करना, डाटे को क्लासीफाई करना होमोजीनियस ग्रुप्स के लिहाज से। मसलन एक कॉलेज में जो है स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, को एजुकेशन कॉलेज है, हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है। हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि इसमें इंटर के कितने स्टूडेंट हैं, इसमें बीएस के कितने स्टूडेंट हैं। हम क्लासीफाई करते हैं कि इंटर फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, इंटर सेकेंड ईयर में कितने स्टूडेंट हैं। हम डाटे को क्या कर रहे हैं? होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। इसी प्रोसेस का नाम जो है क्लासिफिकेशन है। इसी टेक्निक को कहते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स और क्लासेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन।
The process of arranging the huge amount of data into homogeneous groups are, ये मैंने थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा था, मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है. The process of arranging the huge amount of data into homogeneous groups. homogeneous groups से क्या मुराद है? एक जैसे. मीन अभी मैंने आपको बताया जेंडर वाइज, मेल एक तरफ, फीमेल दूसरी तरफ. मीन के इनके दरमियान जो है नथिंग इज़ कॉमन. मेल में मेल आएंगे, फीमेल में फीमेल आएंगी. इसी तरह हम क्लास वाइज कर रहे हैं. इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अलग हो जाएंगे, बीएस के स्टूडेंट्स अलग हो जाएंगे. अब इंटरमीडिएट की आगे हम कैटेगरीज बना रहे हैं. इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अलग हो जाएंगे, सेकंड ईयर के अलग हो जाएंगे. अब हम फर्स्ट ईयर की कैटेगरीज बना रहे हैं. मेडिकल के कितने हैं, नॉन मेडिकल के कितने हैं, आईसीएस के कितने हैं, आर्ट्स के कितने हैं, कॉमर्स के कितने हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द huge amount of data into homogeneous groups is called as classification. अब डाटे को जो क्लासीफाई किया जाता है, 4 बेसिस हैं डाटे को क्लासीफाई करने की. डाटे को जो है ना 4 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है. डाटे की जो क्लासिफिकेशन है उसकी जो बेसिस हैं, किस बेस पे हम डाटे को क्लासीफाई कर रहे हैं, वो 4 हैं. कौन कौन सी बेसिस है क्लासिफिकेशन की? सबसे पहले आ जाती है क्वांटिटेटिव बेस्ड क्लासिफिकेशन. अभी मैंने आपके सामने स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन कर रहा था. अगर मैं स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन उनके मार्क्स के लिहाज से कर दूं कि उनके मार्क्स कितने हैं, मीन के कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका A+ ग्रेड है, जी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका A ग्रेड है, जी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका B+ ग्रेड है. चले ग्रेड्स की बात नहीं करते, ग्रेड्स के साथ आप कहेंगे कि ग्रेड्स में मार्क्स कहाँ से आ गए. हम कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं अब 800 हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 700 और 800 के दरमियान हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 600 और 700 के दरमियान हैं. तो अब हम क्लासिफिकेशन किसके लिहाज से कर रहे हैं? क्वांटिटी के लिहाज से. तो जब डाटा की क्लासिफिकेशन क्वांटिटी के लिहाज से करें, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिहाज से करें, दैट क्लासिफिकेशन इज़ क्वांटिटेटिव बेस्ड क्लासिफिकेशन. दैट क्लासिफिकेशन इज़ क्वांटिटेटिव बेस्ड क्लासिफिकेशन. लोगों की क्लासिफिकेशन, एक इलाके में रहने वाले लोगों की क्लासिफिकेशन अगर आप इनकम के लिहाज से करें, एक इलाके में रहने वाले लोगों की क्लासिफिकेशन अगर आप उनकी एजेस के लिहाज से करें, तो ये इनकम, एज, वेट, हाइट, ये सारी के सारी क्या है? क्वांटिटेटिव मैयर्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं. न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिहाज से जो डाटा क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज़ नॉन एज क्वांटिटेटिव बेस्ड क्लासिफिकेशन. ठीक है जी. उसके बाद है क्वालिटेटिव बेस्ड क्लासिफिकेशन. क्वालिटेटिव बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या होती है? इसमें डाटा हम क्वालिटीज़ के लिहाज से क्लासीफाई करते हैं, मीन एट्रीब्यूट्स के लिहाज से क्लासीफाई करते हैं. अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी. स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन उनके जेंडर के लिहाज से, मेल फीमेल. स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन उनकी डिग्रीज़ के लिहाज से. अब डिग्री की कोई न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं होती. इंटरमीडिएट का है या बीएस का है, इंटरमीडिएट पार्ट 1 का है, इंटरमीडिएट पार्ट 2 का है, बीएस फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेकंड का है, थर्ड का है, अप टू सो ऑन. इसकी कोई न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं है. तो अगर आप स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन जेंडर के लिहाज से करते हैं, स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लिहाज से करते हैं, आप एक इलाके में रहने वाले लोगों की क्लासिफिकेशन उनके मैरिटल स्टेटस के लिहाज से करते हैं कि मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, आप लोगों की क्लासिफिकेशन उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के लिहाज से करते हैं कि एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं. तो वो जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज क्वालिटेटिव बेस्ड क्लासिफिकेशन. जी आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट है जी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. जियोग्राफिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन. जियो का वर्ड, जियो आप जानते हैं ज़मीन, यानी कि आप ज़मीन के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, एरियाज़ के लिहाज से क्लासिफिकेशन करें डाटे की, तो वो जियोग्राफिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन है. अच्छा, जियोग्राफिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन में आप फॉर एग्जांपल आपने कभी पोस्ट ऑफिस गए होंगे, तो वहाँ पिजन होल बना होता है, पिजन होल्स बने होते हैं. उसमें एक पोस्ट ऑफिस का एक बंदा जो है ना मुख्तलिफ लेटर रखता जाता है, कभी किसी होल के अंदर, कभी किसी होल के अंदर, कभी किसी होल के अंदर. बेसिकली वो उन लेटर्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एरियाज़ कर रहे हैं. तो ये जियोग्राफिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन है. जैसे पाकिस्तान की क्लासिफिकेशन 5 सूबों में की गई है, आगे 5 सूबों की क्लासिफिकेशन आगे डिवीज़न्स में की गई है, डिवीज़न्स की क्लासिफिकेशन से आगे जो है डिस्ट्रिक्ट्स में की गई है, डिस्ट्रिक्ट्स की क्लासिफिकेशन आगे तहसील टाउन्स के अंदर की गई है. तो ये जियोग्राफिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन है. ठीक है जी. तो डाटा हम क्वांटिटेटिव बेस्ड बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, डाटा हम क्वालिटेटिव बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, डाटा हम जियोग्राफिकल बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज़ क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन.
इसमें डाटा क्रोनोलॉजिकल, ये हमने कल भी पढ़ा था, टाइम सीरीज डाटा। अगर डाटे की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम करें, डिफरेंट टाइम्स करें, डाटे की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम्स करें, तो हम कहते हैं ये क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन है। मीन कि इसको आप इस तरह कह सकते हैं, द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल व्हेन द डाटा आर अरेंज्ड बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड्स। For example, the monthly sale of a departmental store, yearly enrollment of students in a college, hourly temperature recorded by a weather bureau। ठीक है, अब देखें सब एग्जांपल्स के अंदर टाइम इन्वॉल्व है। जब हम डाटा की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम करते हैं, हम कहते हैं दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज, इज नोन एज chronological बेस्ड क्लासिफिकेशन। दीज आर दी 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी हैं एक एक करके। अब नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो डाटा की क्लासिफिकेशन की टाइप्स हैं, 4 हैं 3 हैं, जितनी मर्जी, अब 2 से ज़्यादा हैं। ठीक है, अब वो 2 से ज़्यादा कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आ जाती है वन वे क्लासिफिकेशन। वन वे क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है, हम डाटे को सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया के लिहाज से क्लासीफाई करते हैं। डाटे की क्लासिफिकेशन जस्ट सिंगल क्राइटेरिया के लिहाज से, सिंगल करेक्टरिस्टिक के लिहाज से। मसलन हम डाटे की क्लासिफिकेशन जस्ट जेंडर के लिहाज से कर रहे हैं, मेल फीमेल। हम डाटे की क्लासिफिकेशन, हम स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन जस्ट उनके मार्क्स के लिहाज से कर रहे हैं, तो ये होगी आपके वन वे क्लासिफिकेशन। इसको हमने पिछले टॉपिक के अंदर यूनिवेरिएट डाटा कहा था। ठीक है, उसके बाद आ जाती है टू वे क्लासिफिकेशन। अब इसमें 2 क्राइटेरियाज के लिहाज से, 2 करेक्टरिस्टिक के लिहाज से अगर हम डाटे की क्लासिफिकेशन करें साइमल्टेनियसली, 2 करेक्टरिस्टिक्स को लें, मीन कि एक तरफ हम जेंडर ले लें, दूसरी तरफ मार्क्स ले लें, कि मेल जो है उनके मार्क्स की रेंज और फीमेल जो है उनके लिए मार्क्स ले लें। कितने मेल हैं जिनके मार्क्स अबव 800 हैं और कितनी फ़ीमेल हैं जिनके मार्क्स अबव 800 हैं। इसी तरह कितने मेल्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 700 एंड 800 के दरमियान हैं, और कितनी फ़ीमेल्स ऐसी हैं जिनके मार्क्स जो हैं 700 और 800 के दरमियान हैं। दिस इज़ टू वे क्लासिफिकेशन। अब टू वे के अंदर हम जो मर्ज़ी ले सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल एक तरफ हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स जेंडर मेल फीमेल, दूसरी तरफ हम उनके एरियाज़ ले सकते हैं। एक तरफ हम जो है ना स्टूडेंट्स ले सकते हैं, दूसरी तरफ हम ले सकते हैं कि ये इनकी इनरोलमेंट फ्राम 2010 टू 2025, 2010 से लेकर 2020 तक जो है स्टूडेंट्स की जो है इनरोलमेंट हुई है किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, उनमें मेल कितने थे, फीमेल कितनी थी। 2 मुख्तलिफ क्राइटेरिया आपने लेने हैं और साइमल्टेनियसली उनको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आ जाता है 3 वे। अब मैंने 3 वे नहीं लिखा, मैंने इसके साथ लिख दिया है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड, मैनी वे, मीन कि आप एट द सेम टाइम कई वेरिएबल्स को जो है ना वो अगर एट द सेम टाइम कई करेक्टरिस्टिक के लिहाज से डाटे को क्लासीफाई करें तो हम कहते हैं दिस इज़ द मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। दिस इज़ द मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, हम कई करेक्टरिस्टिक्स को एट द सेम टाइम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जेंडर ले सकते हैं, जेंडर के साथ हम जो है एरियाज़ ले सकते हैं, एरियाज़ के साथ हम उनकी इनकम ले सकते हैं, इनकम के साथ हम जो है ना स्टूडेंट्स के मार्क्स ले सकते हैं। ये कई चीज़ों को एट द सेम टाइम हम अगर ऑब्जर्व डाटे को अगर एट द सेम टाइम कई करेक्टरिस्टिक के लिहाज से क्लासीफाई करें तो उसको हम कहते हैं ये मैनीफोल्ड या मैनी वे क्लासिफिकेशन है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है, हमने देखें ऊपर पढ़ा था मेथड्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसमें जो पहला मेथड हमने पढ़ा था वो क्लासिफिकेशन, और उसको हमने डिस्कस भी कर लिया है। अब दूसरा मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं टैबुलेशन। सेकंड मेथड जो हमारा है डाटे को क्लासीफाई करने का वो टैबुलेशन है। टैबुलेशन क्या होती है? मीन के टेबल बनाना। टेबल क्या होता है? किसी भी डाटे को रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में लिख देना। बेसिकली हम जब डाटे को क्लासीफाई करते हैं ना तो उसी वक्त साथ टैबुलेशन हो जाती है। जब भी डाटे को हम क्लासीफाई करते हैं तो उसको रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में लिख देते हैं। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ही जो होती है वो टैबुलेशन होती है, लेकिन टैबुलेशन को मैं अलग से करवा रहा हूँ। अलग से करवाने की वजह जो है ये आपको समझ आ जाए कि टैबुलेशन क्या होती है, कि किसी भी डाटे को रोज़ और कॉलम्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किसी भी डाटे की रोज़ और कॉलम्स के अंदर अरेंजमेंट कर देना। इस टेक्निक को हम कहते हैं टैबुलेशन। द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज टैबुलेशन। अब आगे हम चलते हैं कि एक जो टेबल होता है, जो स्टैटिस्टिकल टेबल होता है, उसके कितने हिस्से होते हैं। याद रखिएगा,
कोई भी स्टैटिस्टिकल टेबल हो उसके कम से कम 4 हिस्से होते हैं। एवरी स्टैटिस्टिकल टेबल हैज़ एट लीस्ट 4 पार्ट्स। 4 हिस्से लाजमी हैं, इसके अलावा 3 हिस्से और हैं जो हैं ऑप्शनल होते हैं, सम टाइम होते हैं, सम टाइम नहीं होते। वो जो 3 हिस्से हैं वो डाटे के बारे में मज़ीद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है दे रहे होते हैं। वो जो 4 हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं? पहला हिस्सा है टाइटल ऑफ द टेबल, दूसरा हिस्सा है बॉक्स ऑफ द टेबल, बॉक्स हेड ऑफ द टेबल, तीसरा हिस्सा है स्टब, चौथा हिस्सा है बॉडी ऑफ द टेबल। ये 4 हिस्से लाजमी हैं, ठीक है। हर टेबल के ये 4 हिस्से लाजमी होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हिस्से हो सकते हैं। वो कौन कौन सा है? प्रीफेक्टरी नोट, फुट नोट, सोर्स नोट। ये क्या होते हैं हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है, उस टेबल को आप ज़रा गौर से देख लें। ये एक टेबल बना हुआ है, देखें टाइटल सबसे ऊपर होता है और टाइटल मोस्टली कैपिटल वर्ड्स के अंदर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं, लेकिन मोस्टली कैपिटल वर्ड्स के अंदर होता है। फिर ये टेबल आ जाता है। इस टेबल का जो आपका कॉलम्स हैं इसको बोलते हैं बॉक्स हेड या इसको बोलते हैं कॉलम कैप्शन। क्या बोलते हैं? बॉक्स हेड या कॉलम कैप्शन। और जो रोज वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं स्टब या रो कैप्शन। ये स्टब लिखा है, ठीक है जी, स्टब या रो कैप्शन, ठीक है। और उस टेबल के अंदर वाला हिस्सा जो होता है दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ द टेबल, ठीक है। जो टेबल के अंदरूनी हिस्सा होता है, जो बॉक्स हेड और स्टब के अंदर होता है, वो हमारी बॉडी ऑफ द टेबल होती है। इसके अलावा आ जाता है प्रीफेक्टरी नोट। ये टाइटल और टेबल के दरमियान में कहीं होता है। ये टेबल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ये टेबल के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद आ जाता है जी इस टेबल के नीचे फुट नोट। ये टेबल के इमीडिएटली नीचे होता है और फुट नोट के नीचे होता है सोर्स नोट। ये हमें बाज़ औक़ात फुट नोट और सोर्स नोट की ज़रूरत पड़ती है। फुट नोट में भी टेबल के ही बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है और सोर्स नोट में हमें ये बताना पड़ता है कि ये डाटा हमने लिया कहाँ से है। ये हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हम स्कैंडी डाटा यूज़ करते हैं। स्कैंडी डाटा जब हम लेते हैं तो फिर हम बताते हैं कि ये डाटा हमने IMF की वेबसाइट से लिया है, ये डाटा हमने वर्ल्ड बैंक से लिया है, ये डाटा हमने WHO से लिया है। कहाँ से लिया है वो सोर्स बताना पड़ता है सम टाइम, तो वो यहाँ बताते हैं सोर्स नोट के अंदर। अब एक एग्जांपल नीचे दी गई है, इस एग्जांपल से आपको मज़ीद टेबल के पार्ट्स की समझ आएगी। ये देखें इस एग्जांपल में क्या है जी, ऊपर है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैंने कैपिटल में लिख दिया है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ये कैपिटल लिख दिए। कैपिटल ना भी लिखें फिर भी ये टाइटल है, जो भी टेबल के टॉप पे है वो टाइटल है। फिर उसके बाद ये आ गए जी एक तरफ स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो ये मार्क्स आ गए। ये बेसिकली स्टब है या इसका दूसरा नाम हमने कभी क्या लिया था, रो कैप्शन। ये देखिए रो कैप्शन। फिर उसके बाद आ जाता है जी स्टब के बाद ये ऊपर आ जाता है बॉक्स हेड। बॉक्स हेड में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेल और फीमेल और टोटल। मेल कितने हैं 8, फीमेल कितनी हैं 6 और इनके मार्क्स कितने हैं 30 से लेकर 40 के दरमियान। 8 मेल हैं, 6 फीमेल हैं, टोटल हो गए 14। अब 40 और 50 के दरमियान मेल स्टूडेंट्स जो हैं वो 16 हैं और जो हैं फीमेल स्टूडेंट वो ये 10 हैं, ठीक है जी। और टोटल हो गए 26 अप टू सो ऑन। ये है बॉडी ऑफ द टेबल। अब मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप फुट नोट में दे दें। अब मज़ीद ये बताना चाहते हैं कि ये हमने डाटा किस सोर्स से लिया है, वो सोर्स नोट में आ जाएगा। प्रीफेक्टरी नोट जो है, जो टेबल के टाइटल और टेबल के दरमियान में एक नोट आता है प्रीफेक्टरी नोट, ये भी बेसिकली डाटा के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया जाए इन 1000, डाटा इन 1000। इसका मतलब है कि ये जो है आपका 8 नहीं है 8000 है, ये 6 नहीं है 6000 है, ये 14 नहीं है 14000 है, ठीक है जी। तो ये प्रीफेक्टरी नोट में लिखी जाती है इन्फॉर्मेशन। सम टाइम हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये 4 हिस्से तो लाजमी होते हैं। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो हम प्रीफेक्टरी नोट में दे देते हैं या फुट नोट में दे देते हैं और सोर्स नोट में हम सोर्स ऑफ डाटा बताते हैं। ये था जी आज का लेक्चर नंबर 1, रेलिवेंट विद द टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आपको पता चल सके।
इसके भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो आज के लिए जी अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह हम इसके सेकंड लेक्चर के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और इसका सेकंड लेक्चर आपके को डिलीवर करूँगा। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।